साइंस 2 लेसन नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। शुरू में ही दिया हुआ है लेटस रिकॉल। लेटस रिकॉल के अंदर बहुत सारा क्वेश्चंस दिया हुआ है। इट इज़ जस्ट अ रिवीजन है, वो सिर्फ रिवीजन है जो अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं। तो लेटस रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सेल। तो ये सेल क्या होता है, दुनिया में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट, ह्यूमंस जो है, ये सब जो है वो सेल से बना हुआ है। यानी सेल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ है। इसके लिए सेल का डेफिनेशन क्या रहेगा, सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ टिश्यू, विच आर द फंक्शंस ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, बहुत सारा सेल्स जो है जिसका ओरिजिन सेम है, यानी उसका तरीका, बनने का तरीका सेम है, उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा और उसका फंक्शन यानी काम भी सेम होगा। ये ग्रुप ऑफ सेल्स जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम है, इस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यूज। तो व्हाट इज टिश्यू, इसका डेफिनेशन क्या रहेगा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर एंड सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इन लोग ने सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच आर द फंक्शंस ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, बहुत सारा टिश्यूज़ है। तो एक एग्जाम्पल क्या है, कनेक्टिव टिश्यू सच एज ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज एक्सेट्रा विच जॉइन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द नर्वस टिश्यूज़ एनेबल द बॉडी टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी गर्म चीज़ को हम हाथ लगाते तो हम फट से हाथ हटा देते हैं। तो ये क्यों हाथ हट जाता है, बिकॉज ऑफ द नर्वस टिश्यू। ऐसा बहुत सारा टिश्यूज़ है विच आर स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेक्निक इन रिलेशन टू टिश्यूज़ हैव यू स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। तो कौन सा टेक्निक वी हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस, बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स लाइक टिश्यू कल्चर। इसके बारे में वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लास। लेट अस रिकॉल का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, विच आर द वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर। तो इसका आंसर है, द वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर आर primary treatment, primary hardening and secondary hardening. You will understand this from the diagram given in page number 88. तो 88 में ये डायग्राम दिया हुआ है और ये डायग्राम 9th स्टैंडर्ड के साइंस में ऑलरेडी यू हैव स्टडीड दिस। सो दिस डायग्राम इज़ गिवन इन 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो जो भी एम्प्टी बॉक्सेस है यहाँ पे फिल करना है और ये जो ब्लैंक बॉक्सेस में क्या आएगा, इसमें आएगा प्रोसेस इन टिश्यू कल्चर, यहाँ पे आएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, यहाँ पे आएगा प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग, यहाँ पे आएगा बल्ब फॉर्म ऑफ सोर्स प्लांट और यहाँ पे आएगा रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे आएगा शूटिंग एंड रूटिंग। तो जो भी आंसर्स एम्प्टी बॉक्सेस है उसका आंसर जो है वो आपको 9th के टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में, सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। ना व्हाट इज साइटोलॉजी, साइटोलॉजी का दूसरा नाम है सेल बायोलॉजी। ना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोलॉजी, साइटो का मतलब है सेल और लॉजी का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी. So what do they study about cell? The study of the structure, types and organelles of the cell is called as cytology. It also includes the study of cell division and many other aspects of cell. तो टाइप, कौन सा टाइप ऑफ सेल है इसके बारे में स्टडी की जाती है। तो टाइप का मतलब क्या है, वेदर द सेल इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके अलावा स्ट्रक्चर और ऑर्गेनल्स के बारे में भी स्टडी की जाती है। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनल्स का मतलब क्या है ना, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, इसके लिए plant cell has it provides a shape and structure, एक definite shape and structure रहता है plant cell को। लेकिन animal cell में cell wall absent है, इसके लिए animal cell का जो structure है वो irregular होता है। इसके अलावा जो कुछ भी cell के अंदर है उसे क्या कहा जाता है, जो भी सेल के अंदर है उसे ऑर्गेनल्स कहते हैं। और सेल के अंदर क्या क्या रहता है, जैसे कि लाइजोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। तो इन सब ऑर्गेनल्स के बारे में भी स्टडी की जाती है। तो साइटोलॉजी में क्या क्या आता है, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स। तो इन तीनों के बारे में जो स्टडी की जाती है उससे कहते हैं साइटोलॉजी। इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में साइंस 2 का लेसन नंबर 2 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन, तो इसके बारे में भी स्टडी की जाती है। इसके अलावा एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी सेल के अलग अलग पहलू के बारे में भी स्टडी की जाती है। सो व्हाट इज साइटोलॉजी? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, और इसके अलावा स्टडी ऑफ द सेल डिवीजन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल। Research institutes specially dedicated for research on cells are established at Pune and Bangalore. तो हमारे इंडिया में पुणे और बेंगलुरु में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पे जो मेनली किस पे रिसर्च कर रहे हैं? सेल पे रिसर्च कर रहे हैं। और ये पुणे में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस। और बेंगलुरु में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? इनस्टेम। नेक्स्ट टॉपिक किसके बारे में? स्टेम सेल्स। तो पिछले साल प्लांट का स्टेम सेल के बारे में पढ़े थे, अब इस साल एनिमल का स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनली ह्यूमन बीइंग। तो व्हाट आर स्टेम सेल? दीज आर स्पेशल type of cells present in the body of multicellular organisms that give rise to all other types of cells present in the body of multicellular organism. They also play an important role in wound healing. तो स्टेम सेल्स जो है वो कैसे फॉर्म हुआ है? जब एग और स्पर्म यूनाइट होता है तो एक सिंगल सेल जाइगोट बनते हैं। तो बाय द यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म जाइगोट इज फॉर्म, और ये सिंगल सेल जाइगोट जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होके मास ऑफ सेल्स बनता है, यानी एम्ब्रॉय बनता है। और ये मास ऑफ सेल्स या एम्ब्रॉय को बोलते हैं स्टेम सेल्स, और इस स्टेम सेल से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। तो एम्ब्रॉय का मास ऑफ सेल्स और इसी एम्ब्रॉय ऑफ मास ऑफ सेल से फुल चाइल्ड इज डेवलप, यानी इस बच्चे में जो भी सेल्स है, टिश्यूज़ है, ऑर्गन्स है, ये सब किससे बना है? मास ऑफ सेल्स, एम्ब्रॉय, मास ऑफ सेल्स या स्टेम सेल्स या एम्ब्रॉय से बना है। तो अ फुल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम एम्ब्रॉय or from the stem cells or from the mass of cells. At the earliest stage of development, organism is in the form of mass of cells and all the cells are almost alike. These cells are called as stem cells. So सभी बच्चे का पहला जो स्टेज होता है डेवलपमेंट का, सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका पहला स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है? मास ऑफ सेल्स। और इसी मास ऑफ सेल से निर्माण होता है, फॉर्म होता है एन इंडिविजुअल। और इस सेल्स में मास ऑफ सेल, इस मास ऑफ सेल्स में जो भी सेल्स है दे आर ऑलमोस्ट अलाइक, और इसी सेल्स को कहते हैं स्टेम सेल। तो इस मास ऑफ सेल्स को कहते हैं स्टेम सेल्स, और इस मास ऑफ सेल से न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स हैं वो सब किससे बना है? एम्ब्रॉय से और स्टेम सेल से और मास ऑफ सेल से। और इस मास ऑफ सेल में जो भी सेल्स है दे आर ऑलमोस्ट अलाइक, एंड दीज आर सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टेम सेल क्या है? दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वूंड हीलिंग। इसका मतलब क्या है? जब हम गिर जाते हैं और हमें चोट लगती है तो खरोच आती है, तो ये स्टेम सेल जो है वो वूंड, उस खरोच को भी रिपेयर करते हैं, यानी नया स्किन जो फॉर्म होता है इट इज़ फॉर्म बाय द स्टेम सेल्स। सो दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वूंड हीलिंग। Depending upon source, there are two types of stem cells, embryonic stem cells, adult stem cells. तो source के ऊपर depend करता है। अगर embryo से लिया गया है stem cells तो it is known as embryonic stem cells, और अगर adult body से stem cells लिया गया है तो उसे कहते हैं adult stem cells. Let us first discuss about embryonic stem cells. Embryonic stem cells के बारे में पहले discuss करता है। ये मैंने पहले ही explain किया है, जब sperm और egg fuse हो जाता है तो zygote, a single cell zygote बनता है, और जिस दिन जाइगोट बनता है दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या है? जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है और जाइगोट फॉर्म होता है दैट इज़ नोन एज कंजम्पशन। तो जिस दिन जाइगोट फॉर्म होता है दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ कंजम्पशन, दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी। अब ये जो जाइगोट जो है वो रीडिवाइड होके एक मास ऑफ सेल्स फॉर्म होता है, इसे कहते हैं स्टेम सेल्स। अभी ये स्टेम सेल्स जो है दे आर ऑल अलाइक, इसका फंक्शंस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। नाउ दिस स्टेम सेल्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन से अलग अलग सेल्स फॉर्म होता है, जैसे कि बोन सेल्स, लिवर सेल्स, न्यूरॉन्स, ऐसे सब फॉर्म होता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं, यानी उसका फंक्शंस डिसाइड होता है।
और ये डिफ्रेंसिएशन कब स्टार्ट होता है? फ्रॉम द 14th डे ऑफ कंजम्पशन। दिस वाज द फर्स्ट डे ऑफ कंजम्पशन जिस दिन जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होने के बाद 14th डे ऑफ कंजम्पशन में सेल डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है। सो सेल डिफ्रेंसिएशन कभी स्टार्ट होता है? 14th डे ऑफ कंजम्पशन। उसके पहले जो भी सेल्स था एम्ब्रॉय में वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ था, ये दैट वाज अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स, उसका फंक्शंस अभी तक फिक्स नहीं हुआ था। 14th डे के बाद इस माइटोटिक डिवीजन से जो स्टेम सेल्स है वो डिवाइड रीडिवाइड होके अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स बनता है, और ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स बनता है तो उसका फंक्शंस भी डिसाइड होता है। और ये कब होता है? 14th डे ऑफ कंजम्पशन, और 14th डे ऑफ कंजम्पशन में सेल डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है। Embryonic cells before differentiation are called as embryonic stem cells. Stem cells are primary type of undifferentiated cells with self-multiplying ability, and they are parent cells of all types of human cells. तो ये एम्ब्रॉय सेल्स जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है सेल्स है। 14th डे ऑफ कंजम्पशन से सेल डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है, और इसके पहले जो एम्ब्रॉयनिक सेल्स जो है वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, और इसे कहते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। अभी इस सिंगल टाइप ऑफ एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से अलग अलग सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं, यानी अलग अलग सेल्स फॉर्म होता है। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स जो है उसे प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स भी बोलते हैं। प्राइमरी क्यों? क्योंकि ये शुरुआत है, उसके बाद अलग अलग सेल्स बनना शुरू होता है, तो इसे प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स भी कहते हैं। और ये प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल, इसमें सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी है, यानी ये डिवाइड और रीडिवाइड करके इंसान के बॉडी में जो भी सेल्स हैं, लाइक रेड ब्लड सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल्स, लिवर सेल्स, न्यूरॉन सेल, इन सब सेल्स का निर्माण करते हैं। इसके लिए एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स को पेरेंट सेल्स भी कहते हैं। तो यानी ये जो सेल है, स्टेम सेल है, इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स। इसको प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स भी कहते हैं, और इसे पेरेंट सेल्स भी कहते हैं। 220 different types of cells in human body are formed from single type of cells, that is embryonic stem cells. This property of stem cell is called pluripotency. तो एक सिंगल सेल्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से जो है वो पूरा का पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म निर्माण होता है। और ये पूरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितना टाइप ऑफ सेल्स है? 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, यानी एक सिंगल सेल्ड एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल से 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनता है। और इस एबिलिटी, इस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स को क्या बोलते हैं? प्लूरोपोटेंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरोपोटेंसी? Capable of giving rise to several different types of cells. तो it is capable of giving rise to several different types of cell. तो इस capability को क्या कहते हैं? Pluripotency. It has been found that if these stem cells are collected before the beginning of differentiation on 14th day, that is during 5th day to 7th day, and cultured with certain biochemical stimulus in laboratory, as per the stimulus they can transform themselves into desired type of cells, thereby tissues and finally into organs. इसका मतलब क्या है? रिसर्च करके ये पता चला है कि सेल्फ डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होने से पहले, दैट इज़ 14th डे ऑफ कंजम्पशन से पहले, कब? ड्यूरिंग 5th डे ऑफ कंजम्पशन से लेके 7th डे ऑफ कंजम्पशन, इस ड्यूरेशन में अगर स्टेम सेल्स को लेबोरेटरी में कल्चर किया जाए विद सर्टेन बायोकेमिकल स्टिमुलस से, तो इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू डिज़ायर्ड टाइप ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या है? जो स्टिमुलस यूज़ करेगा उसके अकॉर्डिंग से वही पर्टिकुलर टिश्यूज़ बनेगा जो स्टिमुलस यूज़ करेगा। मतलब हर एक टाइप ऑफ सेल्स बनाने के लिए स्टिमुलस, बायोकेमिकल स्टिमुलस अलग होता है। तो जो बायोकेमिकल स्टिमुलस यूज़ किया है उसके अकॉर्डिंग से दैट डिज़ायर्ड टाइप ऑफ सेल्स बनेगा, और इस डिज़ायर्ड टाइप ऑफ सेल से डिज़ायर्ड टिश्यूज़ बनेगा, और फाइनली इनटू ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल, अगर किडनी ऑर्गन बनाना हो तो किडनी बनाने का बायोकेमिकल स्टिमुलस यूज़ करके स्टेम सेल्स को कल्चर किया जाता है इन लेबोरेटरी, और कल्चर करने के बाद किडनी सेल्स बनेंगे, और किडनी सेल से किडनी टिश्यूज़, और फ्रॉम किडनी टिश्यूज़ से किडनी ऑर्गन बनेगा। उसी तरह अगर बोन बनाना हो
तो बोन बनाने का बायोकेमिकल स्टिमुलस यूज़ करके स्टेम सेल्स को कल्चर किया जाता है लेबोरेटरी में, और कल्चर करने के बाद बोन सेल्स बनेगा, बोन सेल से बोन टिश्यूज़ बनेगा, और बोन टिश्यू से ऑर्गन बोन बनेगा। अगर मसल्स ऑर्गन बनाना हो तो मसल्स बनाने का बायोकेमिकल स्टिमुलस यूज़ करके स्टेम सेल्स को लेबोरेटरी में कल्चर किया जाता है, और इससे मसल सेल्स बनेगा, मसल सेल से मसल टिश्यूज़ बनेगा, और मसल टिश्यू से मसल्स बनेगा। यानी अलग अलग बायोकेमिकल स्टिमुलस यूज़ करके अलग अलग ऑर्गन बनेगा। दैट मीन्स हर एक ऑर्गन का बायोकेमिकल स्टिमुलस जो है वो फिक्स्ड है। यानी किडनी का बायोकेमिकल स्टिमुलस यूज़ करके किडनी ही बनेगा, बोन का बायोकेमिकल स्टिमुलस यूज़ करके बोन ही बनेगा, और मसल्स का बायोकेमिकल स्टिमुलस यूज़ करके मसल्स बनेगा। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 89 में टॉप में ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। फॉर पर्पस ऑफ प्रिजर्वेशन स्टेम सेल सैम्पल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम सोर्सेज लाइक कॉर्ड ब्लड, red bone marrow or embryo, that is blastocyst, and are kept in small sterile vials. Those vials are kept in liquid nitrogen at minus 135 degrees Celsius to minus 190 degrees Celsius. तो जो स्टेम सेल्स जो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम रेड बोन मैरो या एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से या ब्लड से या अम्बिलिकल कॉर्ड से, नहीं तो एम्ब्रॉय से भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो इन सब सोर्सेस में से स्टेम सेल जब भी कलेक्ट किया जाता है तो उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये कहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है? इन स्मॉल स्टेराइल वीएल्स। वीएल्स क्या होता है? और स्मॉल सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो ग्लास से बना होता है, और ये वीएल्स को लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है एट माइनस 135 डिग्री सेल्सियस टू माइनस 190 डिग्री सेल्सियस। तो इसे यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है, और फ्यूचर में जब भी इसकी ज़रूरत हो तो इसे यूज़ किया जा सकता है। डिपेंडिंग अपॉन दी सोर्सेज देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। फर्स्ट वन कौन सा था? एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। सेकेंड वन कौन सा है? एडल्ट स्टेम सेल। एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें क्या पढ़ा था कि न्यू बेबी बॉर्न होने से पहले उसके एम्ब्रॉय से स्टेम सेल्स कलेक्ट किया जाता है, उसे कहते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एडल्ट स्टेम सेल्स। फ्रॉम एडल्ट पर्सन ऑल्सो स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन। There are three main sources of stem cells in the body of adult person. तो adult person जो है उसके बॉडी में भी stem cells है। थ्री मेन जगह में ये stem cell present है in an adult person। कौन सा जगह में present है? फर्स्ट जगह कौन सा है? रेड बोन मैरो। जो बोन होता है वो हॉलो है, उसके अंदर सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू रहता है, इसमें से भी स्टेम सेल्स कलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन रेड बोन मैरो। सेकेंड कौन सा जगह में इन एडल्ट पर्सन में स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? बॉडी फैट। यहाँ पे भी स्टेम सेल प्रेजेंट है, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से भी स्टेम सेल्स कलेक्ट किया जा सकता है। एडल्ट पर्सन की बॉडी में थर्ड जगह में कहाँ पे स्टेम सेल प्रेजेंट है? ब्लड में। तो ब्लड में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, तो यहाँ से भी स्टेम सेल्स कलेक्ट किया जा सकता है। बिसाइड स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम कॉर्ड ब्लड इमीडिएट आफ्टर द बर्थ। इसका मतलब क्या है? एडल्ट पर्सन में तीन जगह में स्टेम सेल प्रेजेंट है, रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड में। लेकिन जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है, इमीडिएटली तुरंत उसके बॉर्न होने पर कॉर्ड ब्लड से स्टेम सेल्स कलेक्ट किया जाता है। कॉर्ड ब्लड क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड से भी स्टेम सेल्स कलेक्ट किया जा सकता है। तो यानी स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड, ये सब तीनों जो है वो एडल्ट पर्सन से लिया जाता है। और जैसे ही एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके बॉडी से भी स्टेम सेल्स कलेक्ट कर सकता है। वो कहाँ से? अम्बिलिकल कॉर्ड से, दैट इज़ कॉर्ड ब्लड से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। इसके पहले क्या पढ़ा था कि स्टेम सेल्स का सोर्स कहाँ पे है और इसे कैसे कलेक्ट किया जा सकता है और इसे कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है। प्रिजर्व करने के बाद ये स्टेम सेल्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन ओवर हियर।
फर्स्ट वन इज़ व्हाट, रीजनरेटिव थेरेपी, इसे सेल थेरेपी भी कहते हैं. स्टेम cells are used to replace the dead cells in case of condition like diabetes, myocardial infarction, Alzheimer disease, पार्किंसन डिजीज़ एक्सेट्रा. तो इसमें क्या दिया है, रीजनरेटिव थेरेपी इज़ ऑल्सो नोन एज स्टेम सेल थेरेपी. हमारी बॉडी में अगर कोई भी सेल्स डेड है तो इसे हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय मेकिंग न्यू सेल्स यूजिंग स्टेम सेल. तो स्टेम सेल से हम नए सेल्स बना सकते हैं. उस डेड सेल्स को इस नए सेल से रिप्लेस किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल डायबिटीज़. डायबिटीज़ क्या है, जब शुगर लेवल ब्लड में लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसे डायबिटीज़ कहते हैं. हमारे बॉडी में पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है. और अगर जो सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो अगर डेड हो गया तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा, हैंड शुगर लेवल जो है बॉडी में बढ़ जाएगा और डायबिटीज़ जैसे बीमारी हो सकता है. और रिसर्च करके ये पता चला है कि इन डेड सेल्स को रिप्लेस किया जा सकता है बाय न्यू सेल्स, जिसे कौन प्रोड्यूस करेगा, स्टेम सेल्स, और इस तरह डायबिटीज़ को क्योर कर सकता है. नेक्स्ट कौन सा है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन मीन्स व्हाट, हार्ट अटैक. जब कोई सेल्स ऑफ हार्ट मसल्स फंक्शन नहीं कर रहा है या डेड है तो ब्लड सेल्स ब्लॉक हो जाता है और हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हार्ट अटैक होता है. इन नॉन फंक्शनल या डेड सेल्स को डेड सेल्स ऑफ हार्ट मसल्स को रिप्लेस किया जा सकता है बाय न्यू सेल्स विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय स्टेम सेल्स. नेक्स्ट कौन सा है, अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़. अभी अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ में क्या होता है, ब्रेन का सर्टेन न्यूरॉन्स जो है वो डेड हो जाता है या फंक्शन नहीं करता. तो बाय स्टेम सेल्स वी कैन प्रोड्यूस न्यू न्यूरॉन सेल्स और इसे रिप्लेस किया जा सकता है और अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं. B. To produce blood cells required in conditions like anemia, thalassemia, leukemia, etc. अभी इसमें क्या दिया है, डिजीज़ लाइक अनीमिया, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया जो है वो रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन कम होने के वजह से होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स का डेफिशिएंसी हो जाता है. अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया में जो है रेड ब्लड सेल्स का मात्रा बहुत ही कम हो जाता है एंड दैट पर्सन सफ़र्स फ्रॉम अनीमिया. थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया इज़ अ ब्लड डिसऑर्डर जिसमें ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन दैट इज़ हीमोग्लोबिन कम हो जाता है. इस वजह से रेड ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, यानी इसका मात्रा बहुत ही कम हो जाता है. ल्यूकेमिया क्या है, यूजुअली नॉर्मल ब्लड सेल्स में जो रेड ब्लड सेल्स है उसकी मात्रा ज़्यादा होता है और वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा कम होती है. लेकिन किसी पर्सन को अगर ल्यूकेमिया हुआ है तो उसका उल्टा हो जाता है, उसके ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कम हो जाती है और वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाता है. अभी इन सब डिजीज़ेस एनीमिया, थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया इसको सब ठीक किया जा सकता है. हाउ, by producing new blood cells with the help of stem cells. So stem cells can produce blood cells required in conditions like anemia, thalassemia, leukemia, etc. Second, organ transplantation. In case of failure of organs like kidney and liver, those can be produced with the help of stem cells and transplanted. तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन का ऑर्गन जैसे कि लिवर या किडनी फंक्शन करना बंद कर दे तो उस पर्सन का मौत हो सकता है. इनका जान बचाया जा सकता है विद द यूज़ ऑफ स्टेम सेल्स. कैसे, इन ऑर्गन्स को स्टेम सेल्स यूज़ करके नए ऑर्गन बना सकते हैं लेबोरेटरी में और ये नए ऑर्गन जो स्टेम सेल से बना है उसे बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाता है और इस तरह वी कैन सेव दैट पर्सनस लाइफ. तो यहाँ पे आपने डिफरेंट यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स पढ़ा है, लेकिन जो भी यूज ऑफ स्टेम सेल्स वी हैव स्टडीड ओवर हियर इसका सिर्फ रिसर्च ही चल रहा है. अब तक ये प्रैक्टिकली कोई ह्यूमन बीइंग में यूज़ नहीं किया हुआ है.